मिस्टर कर्बी बस जरा अजीब से दिमाग के आदमी हैं। कभी खुश मिजाजी पर उतर आते हैं तो इस तरह के लोग उनके गर्विदा हो जाते हैं, और कभी बद दिमाग होते हैं तो खुद मुझे शर्मिंदगी होने लगती है। वैसे ये दिल के बुरे नहीं हैं। कैरोल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कर्बी फोस्टर ने कहा। क्यों डार्लिंग? ओ तुम मिस्टर, तुम चले जाओ यहाँ से, हम लोग मसरूफ हैं। इस तरह किसी के दरमियान मुदाखलत अच्छी बात नहीं होती। ठीक है मिस्टर कर्बी, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक आजाद साहिल है और यहाँ किसी पर एतराज करना मुनासिब बात नहीं है। क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब मैं तुम्हें अच्छी तरह बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं चाहता। अचानक ही उसकी निगाहें समंदर की जानिब उठ गईं। एक मोटर बोट बर्क रफ्तारी से इसी समत आ रही थी। कर्बी फोस्टर के अंदाज में कुछ परेशानी सी पैदा हो गई। उसने दांत पीसते हुए कैरोल से कहा, और तुम अभी तक यहीं मर रही हो? लिबास वगैरह तब्दील नहीं करना है क्या? ओह हाँ, वो जल्दी से बोली और इसके बाद अपनी जगह से उठ गई। थोड़े ही फासले पर एक ट्रालर नजर आ रहा था जो कदीम वजह का था। उसका दरवाजा खोलकर लड़की अंदर दाखिल हो गई। मैं थोड़े फासले पर हटकर खड़ा हो गया था। बूढ़ा कर्बी अब भी मुझे मुस्तरिब निगाहों से देख रहा था। फिर वो होंठ पींच कर मोटर बोट की जानिब देखने लगा। मोटर बोट साहिल पर रुक गई थी और इसमें से 3 आदमी उतरकर इसी समत आ रहे थे। मैं अब भी वहीं मौजूद था। कर्बी फोस्टर खुद जलाए हुए अंदाज में आगे बढ़ गया, उन लोगों के पास पहुंच गया। वो लोग बड़ी बेतकल्फी से कर्बी से मुखातिब हुए थे, लेकिन कर्बी ने उनकी बेतकल्फी को रोककर शायद मेरी जानिब इशारा किया और तीनों चौंक कर मुझे देखने लगे। मैंने फौरन ही रास्ता तब्दील कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता टहलने वाले अंदाज में आगे बढ़ गया। फिर मैंने कर्बी के साथ उन तीनों को भी आगे आते हुए देखा। इतनी देर में लड़की भी लिबास तब्दील करके वहाँ पहुँच गई। मिस्टर, उनमें से एक ने मुझे मुखातिब किया और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। जनाब, क्या बात है? यहाँ साहिल पर हर तरह की लड़कियाँ मिल जाती हैं। तुमने मिसेस फोस्टर के साथ क्यों बदतमीजी की? इस शख्स ने कोई बदतमीजी नहीं की है मेरे साथ। ये कर्बी की हमाकत है। चलो हम लोग चलते हैं। एक मिनट, क्या तुम बताना पसंद करोगे? नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछा जाए। तुम्हें कहीं जाना है, जाओ। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मालूम ही करना चाहते हो? देखो, बात बिला वजह आगे बढ़ा रहे हो। क्या हमें चलना नहीं है? कैरोल ने दरमियान में मुदाखलत की और वो तीनों मुझे घूरने लगे। कैरोल ने कर्बी के शाने पर हाथ रखकर उसे धकेलते हुए कहा, चलो, बिला वजह फजूल बातों में झगड़ा मोल नहीं लिया करते। चलो, देर हो रही है। और वो सब मोटर बोट की जानिब बढ़ गए। अब मैं जरा चौंका था। ये सब कुछ अजीब सी नौयत का काम था और मेरे जहन में तजस्सुस पैदा हो गया था कि किस्सा क्या है। बहुत देर तक वहीं खड़ा जायजा लेता रहा। मोटर बोट उन सब लोगों को लेकर चली गई थी समंदर में। और भी बहुत सी मोटर बोट्स नजर आ रही थी। यहाँ तफरीही पैमाने पर भी बोट्स मिल जाया करती थी। इसके अलावा हर किस्म के सियाहत के इंतजामात थे। गोताखोरी के लिबास और ऐसी बेशुमार चीजें कंपनियां किराए पर दिया करती थी। तफरीहात के साथ हर तरह के ज़राए मुहैया कर दिए गए थे। और अचानक ही मेरे दिल में एक दिलचस्प तस्वुर उभर आया। मिसेस कर्बी फोस्टर यानी कैरोल, वो तीनों आदमी, उनका इज़्तिराब, बूढ़े की परेशानी। यकीनी तौर पर यह कोई ऐसा चक्कर है जिसके बारे में अगर थोड़ी सी मालूमात हासिल कर ली जाए तो बुरा नहीं है। यहाँ इस इलाके में छोटे छोटे होटल भी बने हुए थे और साहिली इलाके में हर किस्म की आसाइशों का इंतजाम कर दिया गया था। यहाँ कयाम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। किराए पर ट्रालर भी मिल जाया करते थे। अचानक ही मुझे इस ट्रालर का ख्याल आया जिसमें कैरोल अंदर गई थी और लिबास तब्दील करके आई थी। ये यकीनन उन्हीं लोगों का ट्रालर था। और फिर मैं अपने इस तजस्सुस पर काबू नहीं पा सका जो अचानक ही मेरे दिल में बेदार हो गया था। पता नहीं आमको ने ट्रालर के दरवाजे को बंद क्यों नहीं किया था, या फिर उसका लॉक खराब था। क्योंकि हैंडल पर हाथ रखकर मैंने दबाया तो दरवाजा खुल गया। एक लम्हे रुककर इधर उधर का जायजा लेने के बाद मैं ट्रालर में दाखिल हो गया। इंतहाई आलीशान ट्रालर था और इसके 2 पोर्शन थे। पोर्शन में अच्छा खासा डेकोरेशन का सामान मौजूद था, लिबास की अलमारी, दूसरी बहुत सी छोटी मोटी चीजें, और दूसरे पोर्शन में आम जरूरत का सामान भरा हुआ था। मैं उसका जायजा लेता रहा। कोई ऐसी चीज तो वहाँ दस्तयाब नहीं हुई थी जिसे काबिल तवज्जो कहा जा सके, लेकिन बस एक ऐसी चीज भी नजर आ गई थी जो मेरी तवज्जो कम से कम अपनी जानिब समेट सकती थी। ये एक खास निशान था जो इसराइली महकमा मोसाद का निशान होता है। इसका मतलब है कि मैं इन्हीं लोगों के दरमियान हूँ जिनसे मेरी टसल चली थी। हालांकि कैरोल तक सिर्फ इत्तफाकिया तौर पर पहुंचा था, लेकिन बूढ़ा कर्बी फोस्टर बहुत दिलचस्पी का बायस था और बस मूड बन गया। ट्रालर से तो निकल आया, लेकिन थोड़े ही फासले पर एक ऐसी जगह दरियाफ्त कर ली जहाँ से अतराफ के माहौल पर निगाहें जमा सकता था। रात हो गई और वहाँ रोशनियां जल उठी। मोटर बोट वापस नहीं आई थी और इसके बाद कैरोल या कर्बी फोस्टर भी नजर नहीं आए थे। मैं एक ऐसी जगह जा बैठा जहां से उस ट्रालर पर नजर रख सकता था। फिर मेरी इस मेहनत का सिला मुझे मिल गया।
रबर की एक कश्ती को मैंने साहिल की जानिब आते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद कश्ती किनारे पर पहुंच गई और उसे मैंने मिसेज फोस्टर को उतरते हुए देखा। कैरोल ने कश्ती को उठाकर रेत पर डाल दिया। फिर वो एक जानिब बढ़ गई और मैं निहायत एहतियात से उसका ताकुब करने लगा। कैरोल एक जगह रुककर थोड़ी देर तक इधर उधर देखती रही और फिर वहाँ से भी आगे बढ़ गई। इसके बाद वो ट्रालर के नजदीक पहुँच गई थी। ट्रालर का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई और मैं एक जगह रुककर उसका इंतजार करता रहा। या तो वो आराम करने के लिए अंदर पहुंच गई थी या फिर हो सकता है दोबारा बाहर आए, लेकिन अगर वो अंदर ही मौजूद रही तो क्या मुझे इससे मुलाकात करनी चाहिए। इस वक्त कर्बी फोस्टर उसके साथ नहीं था। मैं अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था कि मैंने एक बार फिर उसे बाहर आते हुए देखा। इस वक्त वो एक उम्दा लिबास में मलबूस थी। एक बार फिर मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया। वो दरख्तों के उस झुंड की जानिब जा रही थी जो एक छोटी सी खाड़ी में नजर आ रहा था। खाड़ी के किनारे दरख्तों से ढके हुए थे। कैरोल वहाँ एक चट्टान पर बैठकर कुछ करने लगी। मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में आगे बढ़कर उसके बिल्कुल नजदीक पहुँच गया। तब मुझे कैरोल की हल्की आवाज सुनाई दी और ये अंदाजा लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि वो ट्रांसमीटर पर किसी से गुफ्तगू कर रही थी। थोड़े फासले पर एक छोटी सी सफेद मोटर बोट पानी पर डोल रही थी जिसे रस्से के जरिए एक दरख्त से बांध दिया गया था। ये सब कुछ मेरे लिए बेहद सनसनीखेज था। मोसाद के एजेंट किसी कार्रवाई में मसरूफ थे। मैं उन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता था। मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। फिर मैं तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर खाड़ी के निचले हिस्से में उतरने लगा। इसके बाद मुझे पानी में उतरना पड़ा था क्योंकि इसके बगैर मैं उस मोटर बोट तक नहीं पहुंच सकता था। पानी में निहायत मोहतात तरीके से आगे बढ़ता रहा। मैं मोटर बोट तक पहुंच गया। एक बार गर्दन उठाकर ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करती हुई कैरोल का जायजा लिया। मैं उसे कैरोल ही के नाम से मुखातिब कर सकता था क्योंकि उसने मुझे यही नाम बताया था। वो अपने काम में मसरूफ थी। चुनांचे इस खामोशी से बोट में उतर गया। बोट बहुत छोटी सी थी और उसमें छुपने के लिए बज़ाहिर कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां मैं दूसरों की निगाहों से महफूज रह सकूं। यह अंदाजा तो मुझे हो गया था कि कैरोल ये बोट इस्तेमाल करेगी। यकीनी तौर पर वो इसलिए यहाँ आई है। बाहर तो ड्राइविंग काउंटर के दूसरे हिस्से में एक ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ बस मैं आड़ में हो सकूं। यह अंदाजा तो मुझे था कि यहाँ कैरोल के सिवा और कोई नहीं है। अगर मोटर बोट कैरोल खुद ड्राइव करेगी तो फिर वो ड्राइविंग काउंटर के अकब में ही रहेगी और मैं उस जगह उसकी निगाहों से महफूज रह सकता हूँ। बहरहाल मैं इसमें एहतियात से महफूज हो गया और कैरोल की आमद का इंतजार करने लगा। हो सकता है मेरे ये सारे अंदाजे गलत ही निकलें और वो मोटर बोट की जानिब रुख ना करे, लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तब भी नुकसान की कोई बात नहीं है। बाहर तौर ये एक इजाफी मशगला ही था, लेकिन मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई क्योंकि थोड़ी ही देर बाद कैरोल संभल कर नीचे उतरती हुई नजर आई और फिर वो मोटर बोट तक पहुंच गई। मोटर बोट की रस्सी उसने खोल ली थी और उसे एक लच्छा सा बनाकर मोटर बोट में डाल दिया था। कुछ लम्हे बाद मैंने मोटर बोट के इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ताहम मुझे सांस रोककर इसी तरह यहाँ पड़े रहना पड़ा था। ज्यादा देर नहीं गुजरी। मोटर बोट का सफर कुछ देर के बाद ही खत्म हो गया और कैरोल ने इंजन बंद कर दिया। मोटर बोट एक हल्के से झटके के साथ रुक गई थी। ये भी गालिबन साहिल ही था। कैरोल नीचे उतरी और उसने जोर लगाकर मोटर बोट को रेत पर चढ़ा दिया। फिर वो बोट से आगे बढ़ गई। मैं उसके कुछ दूर निकल जाने का इंतजार करता रहा और फिर जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो खासी दूर जा चुकी है तो मैंने गर्दन उठाकर झांका। कैरोल एक सम जाती हुई नजर आ रही थी। उस साहिल का अंदाजा मुझे थोड़ी देर के बाद हो गया। मैं उसे देख चुका था। बहुत से दरख्त इधर से उधर बिखरे हुए थे। कैरोल पर निगाहें जमाए मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दरख्तों के एक झुंड में गुम हो गई। मैंने उसकी समत का अंदाजा लगा ही लिया था। चुनाचे में बर्क रफ्तारी इख्तियार करके आगे बढ़ने लगा और उसे तलाश करता हुआ दूर तक निकल आया। दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। उनके दरमियान चट्टानें बिखरी हुई थी, लेकिन कैरोल अब नजर नहीं आ रही थी। वो यहाँ पहुँचने के बाद अचानक निगाहों से ओझल हो गई थी। मैं परेशानी के आलम में उसे तलाश करने लगा। फजा में कोहर उतरी हुई थी और अंधेरी रात में ज्यादा दूर तक देखना शहर की वजह से मुमकिन नहीं था। मैं मुतजस्सिस हो गया। पता तो लगना चाहिए कि वो इधर क्यों आई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और जरा सा माहौल से गाफिल हो गया, लेकिन अचानक ही मुझसे कुछ फासले पर एक सनसनाहट सुनाई दी और इसके साथ ही खटाक की एक जबरदस्त आवाज भी। मेरे कान इस आवाज से आशना थे। गोली चलाई गई थी। निशाना मुमकिन है मेरा लिया गया हो, लेकिन कुदरती तौर पर मैं बच गया था और गोली चट्टान पर पड़ी थी। ये लाजमी अमर था कि गोली साइलेंसर लगी हुई राइफल या पिस्तौल से चलाई गई है। सही अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन मैं ठिठक कर रुक गया। फिर दूसरी सनसनाहट सुनाई दी और इस बार गोली मेरे पैरों के बिल्कुल करीब जमीन से टकराई। मैंने एकदम छलांग लगा दी थी
और जिस जगह गिरा था उस जगह से भी लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया, वरना वो बाकी 2 गोलियां मेरे जिस्म में पेवस्त हो चुकी होती जो उन दोनों पहली गोलियों के बाद चलाई गई थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे बाकायदा देख लिया गया है, और इन हालात में जबकि मुझे सूरत हाल के बारे में कोई सही अंदाजा नहीं था, मैं ये सोच रहा था कि मेरा यहाँ रुकना मेरे लिए सूदमंद होगा या नहीं। फिर भी मैंने अपने बचने की कोशिश की। अचानक ही मुझ पर एक तेज रोशनी पड़ी, और अगर पलक झपकने की देर हो जाती तो एक बार फिर मैं गोलियों का निशाना बन जाता। गालिबन किसी खास किस्म की राइफल से गोलियां बरसाई गई थी। मैंने बंदरों की तरह छलांगे मारी और उस मोटर बोट की जानिब दौड़ा जो थोड़े फासले पर खड़ी हुई थी। रोशनी कई बार चमकी और हर बार मैं उसकी जद में आया, लेकिन खुशकिस्मती से गोलियां मुझे निशाना ना बना सकी। मैंने बर्क रफ्तारी से मोटर बोट स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से उसे आगे बढ़ा दिया। गोलियां फिर चली थी, बस चमकते हुए सुर्ख शोले ही नजर आए। बाकी कोहर में और कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझ पर भी जुनून सवार हो गया था। मोटर बोट को दूर तक समंदर में ले जाने के बाद मैंने एक बार फिर रुख तब्दील किया। असल में ये अंदाजा लगाना चाहता था कि वहाँ सब कुछ है क्या। एक लंबा चक्कर लेने के बाद मैंने मोटर बोट बिलाखिर साहिल के दूसरे सिरे पर खड़ी कर दी, लेकिन यहाँ मुझे एक और छोटी मोटर बोट नजर आ रही थी। बड़ी दिलचस्प और अजीब सूरत हाल हो गई थी। वो लोग चूंकि अब बाकायदा मेरे चक्कर में पड़े हुए थे और यहाँ उन लोगों की अच्छी खासी तादाद मालूम होती थी, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें जरा सही तरीके से चेक करूंगा। लाजमी अमर था कि मोटर बोट की वापसी उनके इल्म में आ गई होगी। मैंने मोटर बोट से साहिल पर उतरने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूसरी जानिब पानी में उतर गया। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि अतराफ में कुछ लोग मौजूद हैं और यकीनी तौर पर मेरी ताक में होंगे। पानी के अंदर अंदर चलता हुआ मैं मोटर बोट से काफी फासले पर साहिल पर उबरा, और ये एक दिलचस्प इत्तफाक था कि मैंने उन 3 अफराद को देख लिया जो एक चट्टान की आड़ में बैठे दूरबीन से मोटर बोट का जायजा ले रहे थे। मुझे मुसरत थी कि उन्हें मेरे बारे में अंदाजा नहीं हो सका था, और इसके बाद मैं बे आवाज ही उनकी जानिब बढ़ गया। बस नीले रंग के जेरे असर आ गया था। नीलाहटें मेरी आंखों के सामने रक्सा थी, और उन नीलाहटों में आज मैंने एक खास बात महसूस की। वो ये कि मेरे दिमाग की कुछ ऐसी कैफियतें मुतहरक हो जाती हैं जो आम हालात में मुतहरक नहीं हो सकती। यानी कोहर अब हल्की हो गई थी और मैं नीले रंग के जेरे असर बहुत सी चीजें देख सकता था, और जब नीला रंग मुझ पर हावी होता है तो मेरी जिस्मानी कुव्वतें भी बेपनाह हो जाती हैं। वो लोग बहुत करीब करीब बैठे हुए थे और मैं अकब से इस तरह उनके करीब पहुंचा था कि उन्हें मेरी आमद का इल्म नहीं हो सका था। मेरे दोनों हाथ फजा में फैले और मैंने उन तीनों को एक साथ कुव्वत से टकरा दिया। उनके हलक से हल्की हल्की आवाजें निकली थी, लेकिन क्या कुव्वत थी। मैंने उन्हें शदीद जख्मी होते हुए देखा, और सबसे पहले मैंने उनमें से एक की राइफल पर हाथ डाल दिया था। राइफल को नाल की जानिब से पकड़कर मैंने पूरी कुव्वत से उनमें से एक की गर्दन पर वार किया। गर्दन पर तो खैर जो वार हुआ सो हुआ, लेकिन चट्टान से टकराकर तरबूज की तरह फट गया। बाकी 2 अफराद को भी मैंने इसी तरह ढेर कर दिया था। अब मेरे हाथ में एक शानदार और कीमती राइफल आ गई थी। लुत्फ आएगा, देखता हूँ आगे क्या सूरत हाल है। मैं चंद लम्हात वहाँ रुक कर जायजा लेता रहा। फिर अचानक ही मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग एक समत से आए थे और दरख्तों में घुसते चले गए थे। मैंने सांस रोक लिया। वो दूर तक दौड़ते चले गए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस्सा क्या है। अचानक मेरे कानों में एक सरगोशी सी उभरी, इस समत आ जाओ, इधर फुर्ती से, हरी अप, हरी अप। मैंने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और इसके बाद तेजी से आगे बढ़ता चला गया। तनावर दरख्त की आड़ में मुझे बड़ी सी चट्टान नजर आई, जिसके ज़ीनी हिस्से में तकरीबन 4 फुट चौड़ा दहाना नजर आ रहा था। पता नहीं जिसने मुझे मुखातिब किया है वो कौन है और मुझसे क्या चाहता है। आवाज ही सुनाई दी थी, कोई नजर नहीं आया था। बहरहाल मैंने गौर किया और एक लम्हे के लिए मेरा जहन इस आवाज के शहर में गुम हो गया। अचानक ही फिर कदमों की चाप सुनाई दी, और इस वक्त इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं उस गार के दहाने से अंदर दाखिल हो जाऊं। वहाँ मेरे लिए छुपने की जगह मौजूद थी, और बिलाशुबा अगर मैं यहाँ न छुपता तो वो लोग मुझे देख लेते। उनकी तादाद काफी थी और वो गार के दहाने के पास से गुजर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन आवाज। मैं मुतहय्यराना अंदाज में इधर उधर देखने लगा। वो कौन है जिसने इस वक्त गार के दहाने की जाने मेरी मदद की है? अगर वो मेरा कोई हमदर्द है तो यहाँ कहाँ से आया है? और अगर अपने किसी आदमी के धोखे में उसने मुझसे छुपने के लिए कहा है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बहरहाल बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं थोड़ी देर तक अंदाजा लगाता रहा और इसके बाद मैंने फिर गार के दहाने से बाहर कदम रख दिया। एक बात जो समझ में आ रही थी, मुझे अंदाजा हो रहा था कि इस हंगामा खेजी में हिस्सा लेकर मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे काबिल फख्र कहा जा सके। कोई ना कोई सूरत हाल तो मालूम होती
बहरतौर अब ये तो सब कुछ गलत हो रहा है। मैं बिला वजह अपनी कुव्वत जाया कर रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदाजा ये हो रहा था कि ये सब कुछ बेमकसद ही रहेगा। चंद लम्हात इसी तरह गार का मेहमान बना रहा और इसके बाद फिर वहाँ से निकल आया। तारिकियों में कोई खास चीज नजर नहीं आ रही थी। गार के सामने वाले हिस्से से एक पुख्ता ढलान पानी की समत पहुँच रही थी। यहाँ ऊंची नीची झाड़ियां भी थी। मैं चट्टान के दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पैरों ने पानी छू लिया। पानी की गहराई बहुत कम थी। करीब पहुंचने के बाद एक और ऐसा ही रास्ता बाएं समत मुड़ता हुआ नजर आया, लेकिन अचानक ही मुझे चौंकना पड़ा। थोड़े ही फासले पर मैंने किसी लॉन्च के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी। मैं तेजी से आगे बढ़ गया और जब थोड़ी दूर पहुंचने के बाद मैंने पानी से सर उबारा तो लॉन्च काफी दूर निकल गई थी। बहरहाल कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक ही मैंने फिर तेज रोशनी देखी और फुर्ती से पानी के नीचे घुसता चला गया। चूंकि मैंने एक हल्की सी शुआ भी निकलती हुई देखी थी, इसलिए शुआ के बारे में मैं सही तौर से अंदाजा नहीं लगा सका था, लेकिन गालिबन ये भी कोई अहम ही चीज थी क्योंकि इसके फौरन ही बाद फायर हुआ था और इस बार पानी में मुझे निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। फुर्ती से जगह तब्दील कर ली। 2 फायर फिर हुए और तेज सफेद लकीरें मेरे नजदीक से गुजर गईं। सूरत हाल बहुत खौफनाक हो गई थी। अब उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि मैं पानी में मौजूद हूँ और उनकी तादाद का मुझे कोई पता नहीं था। मेरे लिए उनसे मुकाबला करना सख्त मुश्किल हो गया। अगर इस वक्त तुम्हें डाज देकर निकल ही जाऊं तो अच्छी बात है, वरना नहीं कह सकता कि कौन सा लम्हा मेरे लिए खतरनाक हो। अलबत्ता पानी में ज्यादा गहराई में चले जाना मुनासिब था। मैंने यही अमल किया और तैरता हुआ नीचे उतर गया। अब कौन लिबास वगैरह का ख्याल करता। वो गन जो मैंने हासिल की थी पानी में आने के बाद वो बेमकसदी हो गई थी, चुनाचे मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं काफी फासले पर पहुंचने के बाद एक जगह ऊपर उभरा और मैंने इधर उधर देखा। अतराफ में अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रात के पुरस्रार सन्नाटे फजा में चीख रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और झाड़ियों के इस झुंड की जानिब दौड़ने लगा जो कुछ फासले पर नजर आ रहा था। उसी वक्त फजा का सन्नाटा फिर मजरू हो गया और इस बार जो गोलियां चलाई गई थी उनमें साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुझे गालिबन फिर देख लिया गया था। बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी और वो लोग गालिबन मुझे अब चारों तरफ से घेर रहे थे। उभरी हुई चट्टानें अगर मुआवने कार ना होती तो मेरे जिस्म में दर्जनों सुराख हो गए होते। बहरहाल मैं जिस तरह भी मुमकिन हो सका बचता हुआ वहां से निकलने लगा। यहाँ रुकना खतरनाक था। मैंने बहुत देर इधर उधर कोशिशें की और इसके बाद अचानक ही मुझे वो बोट नजर आ गई जिससे मैंने पहले भी सफर किया था और अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी मुआवन साबित हो चुकी थी। यहाँ अतराफ में कोई मौजूद नजर नहीं आ रहा था, चुनाचे मैंने फिर मोटर बोट ही का सहारा लिया। अलबत्ता जब मैं उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ रहा था तो कई गोलियां सनसनाती हुई उसके ऊपर से निकल गई थी, लेकिन अब मैंने मोटर बोट का रुख बहुत तेजी से तब्दील किया और बर्क रफ्तारी से दूसरे साहिल की जानिब दौड़ने लगा। सब कुछ बेकार ही साबित हुआ था। खामखा की जिदोजहद रही थी और इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। थोड़ी देर के बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां ट्रालर खड़े हुए थे और यही ट्रालर सही जगह की निशानदही कर रहे थे। लिबास बर्बाद हो गया था और मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। फिर अचानक ही उस ट्रालर में अच्छा खासा सामान देखा था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कैरोल के बारे में तो अब ये अंदाजा हो गया था कि अब वो वहाँ उस जगह मौजूद है जहाँ गई थी। उसकी मोटर बोट भी मैं ले आया था। हालांकि वहाँ उनके पास काफी वसाइल थे और वो बासानी यहाँ वापस आ सकती थी, लेकिन अभी इतनी जल्दी इसका यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं था। हो सकता है लिबास का मसला वहाँ जाकर हल हो जाए। ट्रालर का दरवाजा अब भी उसी तरह था, यानी लॉक नहीं था और उसे थोड़ी सी कोशिश करके खोला जा सकता था। वैसे ये दिलचस्प बात थी। इस जगह से ये लोग इस कदर लापरवाह थे कि उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी। मैं भीगे हुए चूहे की तरह ट्रालर के करीब पहुंच गया, हैंडल दबाया और ट्रालर पर चढ़ गया। अंदर मुकम्मल गहरी खामोशी छाई हुई थी। मुझे मालूम था कि रोशनी कहां से की जा सकती है। रोशनी के बगैर चारा कार नहीं था, चुनाचे ये रिस्क लेने का फैसला मैंने कर लिया और दूसरे लम्हे दरवाजे के नजदीक लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया और ट्रालर में मध्यम रोशनी फैल गई।